आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं टीजीटी परीक्षा 2021 में आए हुए प्रश्नों का। प्रथम भाग में हम सभी लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 20 तक का अध्ययन और विश्लेषण कर लिया है। आज हम भाग 2 के अंतर्गत प्रश्न संख्या 21 से लेकर के प्रश्न संख्या 40 का व्याख्या और सर्वमान्य हल देखेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी डॉक्टर अंबेडकर की रचनाएं हैं। यहाँ पर 4 रचनाएं दी गई हैं। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। एक है एनहिलेशन ऑफ कास्ट, दो है थॉट्स ऑन पाकिस्तान, और तीन है रनाडे गांधी एंड जिन्ना, और चार है बुद्धा एंड हिज धम्मा। तो इसमें एनहिलेशन ऑफ कास्ट इसकी भी रचना अंबेडकर ने की है। थॉट्स ऑफ पाकिस्तान इसकी भी रचना अंबेडकर ने की है। रनाडे गांधी एंड जिन्ना यह भी अंबेडकर की पुस्तक है। और बुद्धा एंड हिज धम्मा यह भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है। तो यहाँ पर जो विकल्प ए दिया हुआ है इसमें एक और तीन, बी दिया है एक दो चार, सी है एक और चार, और डी दिया हुआ है एक दो तीन चार। तो इसमें जो विकल्प सही है वह है डी, एक दो तीन और चार। प्रश्न संख्या 22 है, यह किसका कथन है कि द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है। ए पार्कर, बी गार्नर, सी गिलक्राइस्ट और डी ब्राइस। यह जो है गार्नर, बी ऑप्शन इसमें सही है। गार्नर ने यहाँ पर द्विसदनीय विधायिका, द्विसदनीय सदनीय विधायिका की आलोचना की है। विधायिका की क्या की है? आलोचना यानी बुराई की है। द्विसदनीय विधायिका वास्तव में क्या होता है? द्विसदनीय विधायिका के अंतर्गत संसद के दो सदन होते हैं। जैसे भारत में जो निम्न सदन है वह लोकसभा है, और जो उच्च सदन है वह राज्यसभा है। लोकसभा जो है यह जनता का प्रतिनिधित्व करता है, और जो राज्यसभा है यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। अब आप जान गए होंगे कि द्विसदनीय विधायिका क्या होता है। यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि राज्य के आवश्यक तत्व हैं। ए जनसंख्या, भूभाग, समुद्र और सरकार। बी राष्ट्रपति, संप्रभुता, राजनीतिक दल और भूभाग। सी आर्थिक संसाधन, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। और डी विकल्प है भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। इसमें जो विकल्प डी है भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, यही राज्य के आवश्यक तत्व हैं। राज्य के आवश्यक तत्व वास्तव में होते क्या हैं? कि राज्य के वे तत्व जिससे राज्य का निर्माण होता है। एक राज्य के लिए भूभाग यानी जमीन का होना आवश्यक है। बिना जमीन के राज्य का निर्माण नहीं हो सकता। राज्य का जो दूसरा तत्व है जनसंख्या है। जनसंख्या यानी उस जमीन पर
रहने वाले लोग, यदि कोई निर्जन भूभाग हो, वहां पर कोई रहने वाले लोग ना हो, तो ऐसे भूभाग को हम राज्य नहीं कह सकते हैं। राज्य में लोगों का होना जरूरी है। अगर लोग हैं तो वहां पर शासन संचालन के लिए सरकार का होना आवश्यक है। सरकार राज्य का ऐसा एजेंट है जो राज्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। और संप्रभुता जो है, यह राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। सर्वोच्च शक्ति। इसी शक्ति के माध्यम से राज्य अपने कानूनों को जनता पर लागू करवा पाता है। इस तरह आप जान गए होंगे कि प्रश्न संख्या 23 में उत्तर डी सही है। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 है कि निम्नलिखित में से कौन एक लोकतंत्र का सिद्धांतकार नहीं है। यानी जो चार विकल्प आपके सामने हैं, इन चार विकल्पों में से एक विकल्प ऐसा है जो लोकतंत्र का समर्थन नहीं करता है। ए एलेक्सी डी टाकविले, बी जे जे रूसो, सी जे एस मिल और डी ई डब्ल्यू नीत्से। इसमें जो उत्तर सही होगा ई डब्ल्यू नीत्से सही होगा। नीत्से जो है, यह एक जो है शक्तिवादी विचारक है। क्या है? शक्तिवादी। शक्तिवादी विचारक है। कौन? नीत्से। नीत्से जो है, यह जो है श्रेष्ठ मानव में विश्वास रखता है। किसमें? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ मानव। जो व्यक्ति श्रेष्ठ मानव, उत्कृष्ट मानव में विश्वास रखेगा, उसे भीड़ में विश्वास नहीं होगा। यानी जन में विश्वास नहीं होगा। उसका स्वरूप लोकतंत्रीय नहीं होगा। लोकतंत्रीय नहीं होगा। वह जो नीत्से है, वह जो है अधिमानव। यह श्रेष्ठ मानव क्या है? अधिमानव है। अधिमानव। इसी अधिमानव में नीत्से विश्वास करता है। जो नीत्से है, यह शक्ति। शक्ति जो है, इसको जो है जीवन का मूल प्रेरक मानता है। वह मानता है कि मनुष्य अपनी सीमाओं को तोड़कर उसे एक श्रेष्ठतर स्तर तक, कहां? श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतर स्तर तक पहुंचना चाहिए। यानी जो नीत्से है, यह एक उत्कृष्ट मानव, उत्कृष्ट मानव के शासन में विश्वास करता है, ना कि भीड़ के शासन में। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों जो है डब्लू नीत्से जो है इसमें सही है। अब प्रश्न संख्या 25 है। अनुच्छेद 352 में भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह रख दिया गया? यहाँ पर आंतरिक अशांति, इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह है। संविधान में आप सभी जानते हैं कि तीन तरह के आपात की बात कही गई है। पहला जो है वह है राष्ट्रीय आपात।
राष्ट्रीय आपात। इस राष्ट्रीय आपात में जो अनुच्छेद है वह है 352। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है वह आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात लगाने की बात थी। ये जो चार विकल्प आपके लिए हैं, इन चार विकल्पों में एक संशोधन ऐसा है जिसने आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया। ए है 35वां संवैधानिक संशोधन, बी है 42वां संविधान संशोधन, सी है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम और डी है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसमें जो उत्तर होगा वह है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया? 1978 में आया। इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू किया था, किंतु जब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का समय आया तो उन्होंने इंदिरा गांधी के समय में जो यह 42वां संविधान संशोधन था, इसके अंतर्गत संविधान में बहुत सारे प्रावधानों को बदल दिया गया था। इसीलिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान, क्या लघु संविधान कहा जाता है। इस संशोधन के नाते इसको लघु संविधान कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन में जिन अधिकारों की कटौती की गई थी, 44वें संविधान संशोधन को उसको सुधारने की बात कही गई। इस संशोधन के द्वारा जीवन और स्वतंत्रता, जीवन और स्वतंत्रता, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में जो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है उसे और मजबूत बनाया गया और यह प्रावधान किया गया कि जब आपातकाल लागू होगा तो अनुच्छेद, कौन अनुच्छेद? 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। इस संविधान संशोधन यानी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा एक परिवर्तन और किया गया। जो संपत्ति का अधिकार, मूल अधिकार था, उसे प्रतिस्थापित करके 300 के का में कर दिया गया। और इसको एक, किसको? संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार बना दिया गया, यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया। तथा राष्ट्रीय आपात को लागू करने के लिए मंत्री परिषद की सिफारिश को अनिवार्य कर दिया गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 25 के बाद 26 पर। किसने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? ए बाल गंगाधर तिलक, बी दादा भाई नौरोजी, सी लाला लाजपत राय और डी महात्मा
गांधी। तो इसमें जो उत्तर सही होगा वह होगा सी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया, क्या, यंग इंडिया नामक अपनी पत्रिका में एक लेख लिखा। क्या लिखा? लेख, यानी निबंध लिखा। और इसमें उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है वह डफरिन के दिमाग की उपज है। इस कांग्रेस को, किसको? कांग्रेस को, जहां लाला लाजपत राय ने डफरिन के दिमाग की उपज बताया, उन्होंने कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज तो बताया, किंतु अंग्रेजों ने, किसने? अंग्रेजों ने कांग्रेस का प्रयोग एक सेफ्टी वाल्व के रूप में किया। सेफ्टी वाल्व, यानी भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो असंतोष बढ़ रहा था, उस असंतोष को दूर करने के लिए अंग्रेजों ने कांग्रेस को सेफ्टी वाल्व के रूप में देखा। वहीं पर कांग्रेस ने इस संगठन को, या कांग्रेस के सदस्यों ने इस संगठन को तड़ित चालक, तड़ित चालक के रूप में प्रयोग किया। जिस प्रकार से आसमान से जब बिजली गिरती है, तड़ित चालक के माध्यम से वह नीचे आ जाती है और भवन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। इसी तरह अंग्रेजों के द्वारा जो अत्याचार भारतीयों पर किए जा रहे थे, उसके बारे में जो कांग्रेस है वह अपनी नीतियों को अंग्रेजों के समक्ष रख करके और उनके द्वारा जो दंड दिए जाते थे वह तड़ित चालक के रूप में कांग्रेस ने प्रयोग किया। प्रश्न संख्या 27, निम्न में से किसने 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से हिंदू कोड बिल को लेकर के त्याग पत्र दे दिया? ए, बी एस मुंजे, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी राजगोपालाचारी और डी आर के सडमुखम चेट्टी। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 1951 में, कब की बात की जा रही है? 1951 की बात की जा रही है। और इसमें हिंदू कोड बिल, क्या, हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर अंबेडकर ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। यह हिंदू कोड बिल था क्या? वस्तुतः हिंदू कोड बिल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा तैयार किया गया एक सुधारवादी विधेयक था। क्या था? विधेयक। तो इस विधेयक में क्या प्रावधान किए गए थे? इसमें प्रावधान किए गए थे हिंदू समाज की महिलाओं को बराबरी का दर्जा, यानी हिंदू महिलाओं के अधिकारों की बात थी। और इस विधेयक का हिंदू रूढ़िवादियों ने, रूढ़िवादियों और कांग्रेस के सदस्यों ने क्या किया? विरोध किया। तो बिल
जो है वह क्या हुआ, स्थगित हो गया, यानी पास नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दिया और उन्होंने एक बड़ी बात कही कि अगर हम स्त्री पुरुष की असमानता को छोड़कर केवल आर्थिक कानून ही बनाते रहेंगे तो यह हमारे संविधान के साथ क्या होगा, मजाक होगा। अब आप हिंदू कोड बिल और अंबेडकर द्वारा दिए गए वक्तव्य और विरोध के बारे में जान गए होंगे। प्रश्न संख्या 28 है, संविधान का यह कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था देता है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में निर्देश देने की समुचित सुविधा प्रदान करना प्रत्येक राज्य का कर्तव्य होगा। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं जो संविधान के अनुच्छेद हैं। इसमें से एक अनुच्छेद ऐसा है जो राज्य को यह निर्देश देता है कि वह जो है प्राथमिक शिक्षा यानी प्रारंभिक शिक्षा को मातृभाषा में राज्य दिलाएगा, ऐसा कहा गया है। विकल्प संख्या ए है 349, बी है 350, सी है 351 और डी है 350 ए। तो इसके अंतर्गत जो उत्तर सही होगा वह होगा 350 ए। 350 ए के अंतर्गत यह प्रावधान है कि भाषाई अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक अब आप देखिए यहाँ सबके लिए नहीं बल्कि भाषा के संदर्भ में जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके बच्चों को, इनके बच्चों को राज्य शिक्षा देगा या शिक्षा देने का प्रबंध करेगा उनकी मातृभाषा में। मातृभाषा क्या है कि हम जन्म के साथ जिस भाषा में अपने विचार, अपना व्यवहार व्यक्त करते हैं, ऐसा माना गया कि यदि बच्चों में मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती है तो उनके सीखने की गति जो होगी वह क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 29, किसने कहा कि समानता के अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा व्यर्थ हो गई है। विकल्प ए है एच लास्की, बी है लॉक, सी है लॉर्ड एक्टन और डी है जी डी एच कोल। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है लॉर्ड एक्टन, सी। लॉर्ड एक्टन जो है यह हिमायती है स्वतंत्रता का। किसका हिमायती है, स्वतंत्रता का। और यह मानता है कि यदि समानता का अत्यधिक प्रयास किया जाएगा तो स्वतंत्रता में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इससे आपको उत्तर पता लग। प्रश्न संख्या 30 है, वैध संप्रभु वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप से व्यक्त कर सके। वह सत्ता जो दैवी कानून, नैतिक सिद्धांतों तथा जनमत की उपेक्षा कर सके। यह परिभाषा किसने दी है? ए बार्कर, बी सीले, सी गार्नर और डी गिलक्राइस्ट। इसमें जो उत्तर सही है वह है सी गार्नर। गार्नर ने यहां पर किसकी परिभाषा दी है? संप्रभुता को, संप्रभुता की परिभाषा दी है। गार्नर संप्रभुता को एक निश्चित निश्चित क्या मानते हैं? सत्ता। यह निश्चित सत्ता
कौन सी सत्ता है जो राज्य के आदेशों को, किसको, आदेशों को, राज्य जो आदेश देता है को वैध रूप से, कैसे, वैध, अवैध नहीं, वैध यानी कानूनी रूप से व्यक्त कर सके, और जो दैवी कानून नैतिक सिद्धांतों और जनमत की उपेक्षा कर सके, ऐसी परिभाषा गार्नर देते हैं। अब प्रश्न संख्या 31 है। प्रश्न संख्या 31 है कि विद्वानों को उनके द्वारा व्यक्त विचारों के द्वारा सुमेलित कीजिए। यहाँ पर दो सूची है, सूची एक, सूची दो। सूची एक में ए बी सी डी, थ्रेसिमेक्स बोदा, टी एस ग्रीन, माओ से तुंग, और सूची दो में न्याय शक्तिशाली का हित, अधिकतम शक्ति से डकैतों का समूह निर्मित हो सकता है कि ना कि राज्य, इच्छा ना कि शक्ति राज्य का आधार है, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। तो यहाँ पर इसको सुमेलित करना है। थ्रेसिमेक्स, थ्रेसिमेक्स यूनान का जो था विचारक था, इसने कहा कि न्याय जो है वह शक्तिशाली का हित है, यानी ए का वन सही है। बोदा, बोदा कहता है कि अधिक शक्ति से डकैतों का समूह निर्मित हो सकता है किंतु राज्य नहीं। ग्रीन मानता है कि इच्छा ना कि शक्ति का राज्य का आधार है, और माओ से तुंग कहता है शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। तो बी का दो, सी का तीन और डी का चार, तो विकल्प संख्या ए क्या है, सही है। प्रश्न संख्या 32 है कि किसने कहा स्वतंत्रता अतिशासन विरोधी है। ए लाक, बी हॉब्स, सी लास्की और डी सीले। तो यह कथन जो है किसका है, सीले, विकल्प डी इसमें सही है। प्रश्न संख्या 33 है कि नौकरशाही शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ए मैक्स वेबर, बी हर्बर्ट साइमन, सी हेनरी फेयोल और डी विसेंट डी गोरने। इस विसेंट डी गोरने यानी डी विकल्प जो है, इस व्यक्ति ने नौकरशाही, क्या, नौकरशाही, यह जो शब्द है यानी ब्यूरोक्रेसी जो शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले। अब प्रश्न उठता है कि यह नौकरशाही है क्या। वस्तुतः नौकरशाही एक प्रशासनिक व्यवस्था है जो प्रशिक्षित, अस्थायी, गैर राजनीतिक अधिकारियों द्वारा संचालित हो, जो सरकार के योजनाओं को, किसको, योजनाओं को जमीनी स्तर पर यानी तृणमूल स्तर पर लागू करता है। इस नौकरशाही में अधिकारी होंगे, वे अधिकारी प्रशिक्षित होंगे, प्रशिक्षित यानी उनकी ट्रेनिंग होगी, ये अस्थाई होंगे यानी एक निश्चित समय तक ये अपना कार्य करेंगे, और ये गैर राजनीतिक होंगे, गैर राजनीतिक, राजनीतिक, ये नौकरशाही की विशेषता है कि प्रशिक्षित, अस्थाई और गैर राजनीतिक, और ये अधिकारी होंगे, यही अधिकारी, अधिकारी, ये अधिकारी सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न 34 है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है। ए
भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी लोकसभा सचिवालय और डी भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो संविधान का अभिरक्षक कौन होगा? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। इसमें उत्तर जो है डी सही है। यहां पर एक शब्द आया है अभिरक्षक। अभिरक्षक, यह अभिरक्षक वास्तव में है क्या? अभिरक्षक व्यक्ति या फिर संस्था हो सकता है। जो संविधान का रक्षा, किसका? संविधान का क्या करे? रक्षा करे। और क्या करे? उसकी निगरानी करे और उसके पालन को सुरक्षित रख सके या सुरक्षित रखने का कार्य करे। वही व्यक्ति या संस्था क्या होता है? अभिरक्षक होता है। भारत में यह कार्य कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। जो सर्वोच्च न्यायालय है यह संविधान की क्या करता है? व्याख्या करता है। कानूनों की समीक्षा करता है। कानूनों की समीक्षा और क्या करता है? मूल अधिकारों की रक्षा। मूल अधिकारों की रक्षा तथा अंततः संविधान का जो मूल ढांचा है, मूल ढांचा, इसका भी रक्षा करने का कार्य कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय संविधान का क्या है? अभिरक्षक है। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से किसने मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन किया? ए जे बेंथम, बी जे एस मिल, सी टी एच ग्रीन और डी ई बार्कर। इसमें जो उत्तर सही है बी जे एस मिल। मताधिकार के लिए योग्यता कहने का तात्पर्य है कि मताधिकार उन्हीं को दिया जाएगा जिसमें योग्यता हो, यानी जो अयोग्य हैं उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा। यहां पर जेएस मिल की बात हो रही है। यह जेएस मिल एक उपयोगितावादी विचारक है। उपयोगितावादी जिस तरह से बेंथम है, लेकिन बेंथम और मिल के उपयोगितावाद में अंतर है। जहां बेंथम सुखों की मात्रा समान होने पर सभी सुखों को समान मानता है, समान। वहीं पर जो मिल है, यानी जॉन स्टुअर्ट मिल जो है, यह सुखों में गुणात्मक भेद गुणात्मक भेद स्वीकार करता है। यानी सारे सुख एक समान नहीं होते हैं, बल्कि सुखों में अंतर होता है गुण के आधार पर। इसीलिए उसने कहा कि एक संतुष्ट
सूकर होने की अपेक्षा एक असंतुष्ट मानव होना अच्छा है और एक असंतुष्ट मानव होने से बेहतर एक असंतुष्ट सुकरात सुकरात होना अच्छा है। क्यों? क्योंकि मूर्ख व्यक्ति और शूकर एक पक्ष यानी केवल अपने पक्ष को जानते हैं, वहीं पर असंतुष्ट मानव और सुकरात दोनों पक्षों यानी दोनों प्रकार के सुखों में अंतर या फिर दोनों प्रकार के सुखों को जानते हैं। मिल ने जो है स्वतंत्रता पर भी विचार किया है। किस पर? स्वतंत्रता पर भी विचार किया है। मिल ने कहा कि व्यक्ति अपने मन, मस्तिष्क, शरीर पर क्या है? संप्रभु है। जब वह स्वतंत्रता पर बात करता है तो वह दो प्रकार की स्वतंत्रताएं की बात करता है। पहला जो स्वतंत्रता है वह है विचार विषयक, विचार विषयक यानी विचार अव्यक्त की स्वतंत्रता। इस पर मिल किसी प्रकार के प्रतिबंध को अस्वीकार कर देता है। दूसरा वह मानता है कार्य विषयक। क्या? कार्य विषयक। इस कार्य विषयक स्वतंत्रता को वह दो भागों में बांट देता है। एक निज यानी स्वयं, दूसरा पर यानी दूसरे से संबंधित। जो निज विषयक विषय है उसमें राज्य को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। कोई व्यक्ति बंद कमरे में कुछ भी करता है, राज्य उस पर नियंत्रण नहीं लगा सकता है, किंतु पर विषयक स्वतंत्रता पर जिससे दूसरा प्रभावित होता है उस पर जो है राज्य प्रतिबंध लगा देता है। मिल जिन शासन पर विश्वास करता है वह है प्रतिनिधि शासन। प्रतिनिधि शासन तथा यह स्त्रियों और पुरुषों के समान मताधिकार की बात करता है। क्या? समान मताधिकार की बात करता है। इसके साथ साथ ही वह खुले यानी बंद मताधिकार नहीं बल्कि खुले मताधिकार की बात करता है और वह जो है बहुल मताधिकार, बहुल यानी गुणात्मक मताधिकार की बात करता है। मिल ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। इन पुस्तकों को परीक्षा के दृष्टिकोण से याद करना आवश्यक है। पहला पुस्तक उसका जो है ऑन लिबर्टी है। ऑन लिबर्टी को उसने जो है 1859 में लिखा था। ऑन लिबर्टी कब लिखा? 1859 में। एक उसकी पुस्तक और भी महत्वपूर्ण है, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जिसको उसने 1806 में लिखा था। कब लिखा? 1806 में। और तीसरी जो उसकी पुस्तक है वह उपयोगितावाद है, जिसकी रचना उसने 1863 में किया था। कब किया था? 1863। और 1869 में उसने एक रचना की जिसका नाम है सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, महिलाओं की पराधीनता। तो आपने मिल के बारे में कई और बातों को भी जाना। 36वां प्रश्न है, किसने लिखा है कि एक संतुष्ट सूअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना अधिक अच्छा है? तो ए बेंथम,
बी रूसो, सी हीगल और डी मिल। तो एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना, ऐसा मिल कहता है। विकल्प डी अभी व्याख्या में हम लोगों ने देखा। प्रश्न संख्या 37 है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। एक, भारत संघ की कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित हैं। दूसरा है कि प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। ए, इसमें सही कौन है? केवल एक। बी, दो। सी, एक और दो दोनों। और डी, ना ही एक और ना ही दो। इसमें जो उत्तर सही है वह है डी, ना ही एक और ना ही दो। भारत के कार्यपालिका की जो शक्तियां होती हैं सैद्धांतिक रूप में राष्ट्रपति में निहित होती हैं। कहां पर? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। सिविल सेवा बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री नहीं होता है, बल्कि लोक सेवा आयोग अध्यक्ष होता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 38 है कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। ए, बिपिन चंद्रपाल। दो, भीमराव अम्बेडकर। तीन, एम के गांधी। और चार है बीजी तिलक। इधर ए बी सी डी, गीता रहस्य, हिंद स्वराज, द सोल ऑफ इंडिया, थारसान लिविंगस्टिन स्टेट दिया गया है। तो यहाँ पर जो बिपिन चंद्रपाल हैं, इन्होंने जिस पुस्तक की रचना की थी वह था सोल ऑफ इंडिया। और भीमराव अंबेडकर साहब ने थॉट्स ऑन लिविंगस्टिन स्टेटस लिखा। एम के गांधी यानी महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखा। और बीजी तिलक ने क्या लिखा? गीता रहस्य लिखा। अब देखिए, एक का सी, एक का सी जो है दो विकल्पों में दिया गया है, और बी का डी ये भी दो विकल्पों में दिया गया है। तीन का बी यहां है और चार का ए यहां है। इसलिए इसमें जो विकल्प संख्या ए है यही सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39 कि पूना समझौता पर हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? ए, गांधी जिन्ना। बी, गांधी और अंबेडकर। सी, अंबेडकर नेहरू। और डी, जिन्ना और नेहरू। इसमें विकल्प संख्या क्या है? बी, गांधी और अंबेडकर। ये जो पूना समझौता था यह कब आया? 1932 में आया। और इसमें दलितों के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई थी। और गांधी अंबेडकर के बीच विवाद की स्थिति थी। और इस पूना पैक्ट के माध्यम से इसमें समझौता होता है। प्रश्न संख्या 40, निम्न उपागमों में से किस एक उपागम की मुख्य दो मांगे थी? प्रासंगिकता और कार्रवाई। ए, व्यवहारवाद। बी, उत्तर व्यवहारवाद। सी, संप्रेषण सिद्धांत। और डी, निर्णय निर्माण सिद्धांत। इसमें प्रासंगिकता और कार्रवाई यह उत्तर व्यवहारवाद, विकल्प संख्या बी सही। उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान में
व्यवहारवादी आंदोलन, व्यवहारवादी आंदोलन जिसका कि पुरोधा चार्ल्स मेरियम मेरियम और डेविड ईस्टन थे। इस व्यवहारवादी आंदोलन ने राजनीति विज्ञान को विज्ञान के आधार पर विज्ञान बनाने का प्रयास किया, जिसके लिए विज्ञान की प्रविधियां, तकनीकें, प्रणाली को राजनीति विज्ञान में प्रयोग किया गया। और जो राजनीति वैज्ञानिक थे, ये शीशे के घर में शीशे के घर में बैठकर अध्ययन करते रहे। इनका बाहरी दुनिया की समस्याओं से कोई नाता नहीं रहा और जो कार्य हो रहा था उसकी कोई रिलेवेंस यानी प्रासंगिकता नहीं थी और जो सिद्धांत बन रहे थे वो एक्शन में नहीं आ रहे थे। इस तरह से जो व्यवहारवादी आंदोलन था, इसकी कुछ बुराइयां थी और वे बुराई थी अप्रासंगिकता और उसका कोई एक्शन ना होना। इन्हीं बुराइयों को दूर करने के लिए डेविड ईस्टन, कौन? डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन ने एक आह्वान किया और एक नया आंदोलन चला जिसे उत्तर व्यवहारवाद कहा जाता है। यह उत्तर व्यवहारवाद किसी भी नीति, नियम, विषय के प्रासंगिकता यानी रिलेवेंस, कार्रवाई, एक्शन के बारे में बात करता है। यह मानता है कि जहां व्यवहारवाद ने मूल्य मुक्त या मूल्य मुक्त यानी मूल्यों से स्वतंत्र होकर के अध्ययन किया था, उत्तर व्यवहारवादी कहता है कि बिना मूल्यों के समाज का भला नहीं हो सकता है। इस तरह से आपने प्रश्न संख्या 21 से लेकर के प्रश्न संख्या 40 तक का अध्ययन कर लिया। धन्यवाद।